नमस्कार। मैं हूं आकू श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विशेष बातचीत। अफगानिस्तान में इस समय इतनी तेजी से बदला हुआ चीजें माहौल रहा और इतनी तेजी से घटनाएं बदली कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी वो उनको क्या होगा। लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन या कू जिसे भी कहें आप उसको कुछ भी, वो बहुत आसानी से हो गया। और उसके बाद अभी भी ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तालिबानी जो पिछले 20 साल पहले था, जो उसका रूप था, वो अफगानिस्तान में अब आया है तो क्या बदला हुआ रूप होगा, कुछ परिवर्तित होगा, या उसी क्रूर चेहरे के साथ में सामने आएगा, दमन के साथ आएगा। पहले तो उन्होंने घोषणा की थी कि साहब हम लोग बिल्कुल महिलाओं को भी भागीदारी देंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन कल यानी कि बुधवार को जलालाबाद में और जगह पर जो कुछ घटनाएं हुई और महिलाओं को लेकर खास तौर से घटनाएं हुई हैं, वो जरूर आशंकाओं को जन्म देती है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इन सब पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे ऐसे शख्स से जो अफगानिस्तान में रह चुके हैं, अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और आप भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, अफगानिस्तान में एम्बेसडर भारत के रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमर सिन्हा साहब की। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के श्री ग्रुप में। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका आभार। सर, जितनी तेजी से ये घटनाएं हुई हैं, तो क्या आपको भी, आप ऐसे लोग जो इतना समझते हैं, जानते हैं, आपको लगता था कि ये ऐसा होगा, या आपको लगता था कि एक समझौते के तहत वहां की सरकार और तालिबानियों के बीच में, या अमेरिका और तालिबानियों के बीच में एक समझौते के तहत होगा, या अमेरिका ने इसे प्री स्क्रिप्टेड मतलब स्क्रिप्ट कर रखा था और उसी हिसाब से होगा? नमस्कार। पहले तो आपके सारे दर्शकों को मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे भी खुशी है कि मैं आपसे आज बहुत दिनों के बाद बातचीत कर रहा हूं। जी देखिए, आपने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए। मुझे काफी कुछ तो मैं नोट करता जाऊंगा, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप दोबारा पूछ लीजिए। तो मैं बता जी। जब दोहा अग्रीमेंट किया अमेरिकियों ने तालिबान के साथ, ये जब नेगोशिएशन शुरू किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, और जो उसके नतीजे से जब दोहा अग्रीमेंट निकला, उस समय ही ये लग रहा था कि अब अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अफगानिस्तान छोड़ के जाएगा। और उस दोहे के बाद ये लगने लगा कि पलड़ा अब तालिबान का ज्यादा भारी पड़ गया है और सरकार की लेजिटिमेसी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ये तो 2020 से, उसके बाद फिर शुरू हुआ वो पीस समझौते की बात, और उस पर वार्तालाप शुरू किया दोनों। वो भी 6 महीने डिलेड रहा, लेकिन उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं। वो 4 महीने तो सिर्फ लग गए उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और रूल्स की एक दूसरे को कैसे संबोधित करेंगे वो सब डिस्कस। एजेंडा पे कभी बात आई नहीं। उसी बीच अमेरिका में वो इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंसी चेंज हो गया, तो दोनों साइड रुक गए और देखने लगे कि अब आगे क्या होता है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। जनवरी में फिर बाइडेन साहब जब ओथ लिया, उन्होंने कह दिया कि मैं रिव्यू करा रहा हूं, तो उसमें 2 महीने और गुजर गए। तो बेसिकली ये मार्च तक ये मामला पिछले जो कि पिछले मई में शुरू होना था, वो इस मार्च तक कुछ नहीं हो पाया। ऑफ कोर्स डेलीगेशंस जाती रही, एक दूसरे से कभी मिलती रही, बीच बीच में 1-1 महीने का हाइएटस भी हो गया, बीच में गैप हो गए, लेकिन माहौल बना रहा कि कुछ वार्तालाप हो रहा है और समझौता होगा। 1 मई को जब अमेरिकियों ने कहा कि 1 मई से हम अपना विड्रॉल शुरू कर देंगे और एक्सेलरेटेड विड्रॉल करेंगे, वो कोइंसाइड किया तालिबान का हर साल एक स्प्रिंग ऑफेंसिव होता है उससे, तो ऑब्वियसली उनकी तैयारी काफी थी इसके लिए। उन लोगों ने बड़ी ही तेजी से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को पहले लेना शुरू किया, और जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान के, सेंट्रल एशिया से ईरान के, उस पर कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कब्जा बढ़ता गया, उनका अगला कदम उतना आसान होता गया।
उतनी तेजी से मोरल डाउन हुआ अफगान मिलिट्री का, जो कि 20 सालों से नेटो और वगैरह ने ट्रेन किया था, इक्विप किया था, हम लोगों ने भी ट्रेन किया था कुछ सेगमेंट्स को, लेकिन बेसिकली जो मिलिट्री बनाई गई थी उसका एक तो फिलॉसफी डिफरेंट था कि वो मिलिट्री कभी भी नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और होल्ड करने के लिए, टेरिटरी के लिए नहीं बनी थी। वो हमेशा एक क्विक रिएक्शन टीम, एक स्पेशल फोर्सेस की तरह बनी थी। तो इसमें उनको बड़ी कठिनाइयां होने लगी जब अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम हट गए, जिसमें एयर सपोर्ट था, लॉजिस्टिक सपोर्ट था। इधर पॉलिटिकली घनी साहब अपने सरफ कुर्सी पे अड़े रहे और बने रहने के लिए उन्होंने जो जिस तरह के सुझाव प्रस्ताव प्रस्तुत किए वो तालिबान को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि तालिबान बोथ पॉलिटिकली अब असेंडेंट था और मिलिट्रीली तो देख ही रहे थे मिलिट्री का क्या हाल था। वो कह रहे थे कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे लेकिन हम प्रेसिडेंट रहेंगे। ये रिजेक्ट कर दिया तालिबान ने भी, और एक्चुअली जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं अफगानिस्तान में उन लोगों ने भी, बिकॉज उनका डिमांड ये था कि एक इंटरिम सरकार बने जो कि 5 महीने 6 महीने या 1 साल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदले, एक बड़ा लोया जिरगा करे और उसमें डिसाइड करे कि किस तरह का फ्यूचर होगा अफगानिस्तान का। अब इसी सरफ टग ऑफ वॉर, रस्साकसी समझिए, रस्साकसी हो रही थी, खींचतान में बने रहे और हालात बिगड़ते रहे पॉलिटिकली और मिलिट्रीली। उसके बाद तो खैर बड़े बड़े प्रोविंसी गिर गए। जो लोग जिन्होंने सोचा था कि वो रेजिस्ट करेंगे वो लोग खुद मैदान छोड़ के चले गए। अत्तानूर चले गए, इस्माइल खान ने सरेंडर कर दिया, तुम गए। तो इससे क्या हुआ कि टोटल मोरल कोलैप्स हो गया, साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन, और बिना गोली चले हुए, बिना खून खराबा के काबुल तक पहुंच गया तालिबान गेट पे और रुक गया। और उन्होंने अनाउंस किया, 15 अगस्त की बात है ये सुबह, कि अब हम लोग नेगोशिएट करेंगे। और उस वक्त राष्ट्रपति जी के दफ्तर में अब्दुल्ला जो कि चीफ नेगोशिएटर भी हैं और उनको एक्चुअली नंबर 2 का ओहदा भी मिला हुआ है देश में, उन्होंने घनी साहब को कहा, लेकिन वो बात कुछ हुई नहीं। इसी बीच करीब 2-2:30 बजे उनके डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने समझिए एक सॉफ्ट कू कर दिया अगेंस्ट देयर ओन प्रेसिडेंट, कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ये ट्रांजिशन बिल्कुल खून खराबे के बगैर करेंगे और हम काबुल की सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। तो बेसिकली हुआ ट्रांजिशन कि आपकी आज गद्दी चली गई। और सबसे ड्रामेटिक जो डेवलपमेंट हुआ उस दिन 15 को, कि 3 बजे बिना किसी को बताया, अपने वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बताया, अपने चीफ ऑफ स्टाफ को भी नहीं बताया जो कि उनके साथ थे काबुल में, और हमारे तो काफी मित्र भी लोग थे वहां पे। घनी साहब सडनली वहां से निकल पड़े। पहले खबर आई कि वो ताजिकिस्तान गए, ताजिकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया दुशानबे में। फिर कुलियाब एक जगह है जहाँ के वहाँ के ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, वहां पे जाके रिफ्यूलिंग हुई और उनकी जहाज फिर चली गई मस्कट। और कल वो यूएई आए हैं अपने परिवार के साथ, और उन्होंने आज एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने फिर वहां से एक मैसेज पहले भी निकाला था कि क्यों गए, कहे कि हमारा असैसिनेशन का डिफरेंस था, कुछ लोगों ने, और तालिबान मुझे मारना चाहता था इसलिए, और मैं चाहता था कि खून खराबा रुके, इसलिए मैं देश छोड़ के चला गया हूँ। बेसिकली ये क्या हुआ कि जो बिना बताए गए, बिना ट्रांसफर ऑफ पावर के, सडन कोलैप्स हो गया। मिलिट्रीली और साइकोलॉजी तो पहले हो चुका था, ये पॉलिटिकल कोलैप्स भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया और कंप्लीट केओस हो गया। तो शाम तक तालिबान के लोग, जिन्होंने पहले काफी रिस्ट्रेंट दिखाया था कि काबुल में नहीं घुसेंगे, वो काबुल में आके सारे चेक पोस्ट ले लिए, उनके राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए। और कल तो वहाँ खैर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो अभी एक बड़ा सिचुएशन वहाँ कमाल का हो गया है कि राष्ट्रपति गायब, तालिबान जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर तालिबान का कब्जा, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पंशेर चले गए अपने गांव जो काबुल, और उन्होंने अनाउंस किया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मैं हूं एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो काफी ये उलझ सा गया है मामला अभी। इस बीच प्रेसिडेंट करजाई, जो पहले के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, वो और अब्दुल्ला साहब ने अब्दुल्ला जो कि सीईओ भी थे और 2 बार घनी के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़े थे,
उन लोगों ने नेगोशिएशन शुरू किया तालिबान से। कल तालिबान के बड़े बड़े नेता लोग भी उनसे मिले हैं। उधर मुल्ला बरादर जो कि तालिबान के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो दोहा ऑफिस के हेड भी थे, वो भी कल कांधार पहुंच गए कल शाम को। तो अभी ये पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, बट मेरे हिसाब से शायद ये अब कोई समझौता हो रहा है कि अगली जो सरकार बने वो इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए। बिकॉज तालिबान ये जरूर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक इंक्लूसिव सरकार बनाएं जिसमें हर जाति को, हर ट्राइब को, हर पॉलिटिकल शेड्स को जगह हो और ये एक नेशनल यूनिटी है। तो इस बात से लग रहा है जैसे तालिबान पॉलिटिकली थोड़ा मैच्योर हुआ है। वो मोनोपोली नहीं चाह रहा है अभी, और ये समझता है कि अगर वो मोनोपोली करेगा तो उसको शायद मान्यता नहीं मिलेगी और उसको सहायता नहीं मिलेगी। बिकॉज आर्थिक स्थिति जो है अफगानिस्तान की अच्छी नहीं है। वो जब तक जी, तो इसलिए गवर्नेंस, लेकिन अब कितना वो जो कह रहे हैं पब्लिकली, कितना उनका कंट्रोल है, जो फाइटर्स ग्राउंड पर हैं वो क्या करेंगे। तो अभी तक यही गनीमत है कि कोई ज्यादा खून खराबा नहीं देखा गया है, एटलीस्ट काबुल में। प्रोविंसेस में तो हुए, जो उन्होंने कल समझाया भी कि भाई वो तो लड़ाई था तो उसमें गलतियां हुई होंगी, लोग मारे गए होंगे। बट बेसिक बात यह है कि बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है तालिबान की तरफ अफगान लोगों में, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हजारों में अफगान देश छोड़ के भागने को तैयार हैं। तक की रनवे में कल आपने देखा कि क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां का सिचुएशन काफी फ्लक्स में है। बिल्कुल, हालात जो है बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में है और लोगों का विश्वास अभी तालिबान पे नहीं, लेकिन तालिबान अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि लोग किसी तरीके से उस पर विश्वास करें। वो इंक्लूसिव सत्ता की बात कर रहा है और उसको ये तो पता है कि चीन, पाकिस्तान, कतर, ये कुछ देश, ईरान, ये उसको मान्यता देंगे, लेकिन उसको ये भी पता है कि वेस्टर्न यूरोप का क्या, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या उसके ऊपर निशाना है। और ब्रिटेन ने कह ही दिया है कि साहब उसको मान्यता देने का सवाल नहीं है। अन्य देशों ने भी इसी तरीके की राय जाहिर की और आज तो आईएमएफ ने भी जो उसको सहायता दी जानी थी वो भी रोक दी है 3-3.5 हजार करोड़ की। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा लगता है ये सब के बाद भी कहीं तालिबान को सत्ता चलाना आता भी है कि नहीं आता है? एक वो अभी के 2-4 दिन के जो उसके रवैये रहे हैं उससे वो कोशिश में है कि एबीसीडी सत्ता चलाने की सीख रहा है, या ये है कि वो एक दिन तो कहता कुछ है और करता कुछ है। महिलाओं को लेकर के जो उस तरह से अत्याचार की बात उसने की वो बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहां के पूरे माहौल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां की भाषा को जानते हैं, वहां की भाषा बोल लेते रहे हैं आप, आपके मित्र वहां कैसे, निश्चित रूप से बातचीत हो रही होगी उनसे, कभी हुई होगी, वो क्या कहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि उनको सत्ता चलाने का अनुभव बिल्कुल नहीं है और ट्रस्ट डेफिसिट का भी बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 20 साल से वो अपने देश पे ही लड़ाई कर रहे हैं, अपने देशवासियों को ही मार रहे हैं। तो उनका जितना भी तरीका था, वो जो ट्रेडिशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तरीका होता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, जिसमें सुइसाइड किलिंग था, व्हीकल बेस्ड बॉम्ब्स लगाते थे, जितने भी सरकार के लोग थे, मिलिट्री के लोग थे, उनका असैसिनेशन करते थे ढूंढ ढूंढ के, ये सब करते रहे हैं। तो ये तो 2 दिन में कोई भी अफगान भूल नहीं पाएगा। अफगानिस्तान में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने कि अपने परिवार में सदस्यों को खोया नहीं है, और ऐसे भी परिवार हैं जिसमें कि फादर या एक बेटा मिलिट्री में है, दूसरा बेटा तालिबानियों के साथ है। तो उस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है। बात रही दूसरी की फाइनेंसेस। देखिए, इंसर्जेंसी चलाने के लिए जो उनको फाइनेंसेस चाहिए थी वो ड्रग ट्रेड से आ जाता था। वो जो क्रिमिनल इकोनॉमी है जिसमें इलीगल माइनिंग था, जिसमें लोगों का अपहरण करना था, धमकी भरे चिट्ठी लेके एक्सटॉर्शन करते थे, प्लस विदेशों में जो चैरिटीज हैं
और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल पाकिस्तान का रहा है, बोथ एज सपोर्टर और पाकिस्तानियों का, जिन्होंने बहुत, जितने भी ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद और ये सब हैं, वो सब मस्जिदों में उनके लिए बहुत फंडिंग रेज करते थे, बिकॉज वो कहते थे कि बड़ा जिहाद चल रहा है हमारे रीजन में, तो जिहाद को सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है। इसी तरह से सऊदी में, जबकि सऊदी सरकार वगैरह ने तो बंद कर दिया सरकारी सपोर्ट बहुत पहले, लेकिन वहाँ के जो अमीर लोग थे, कुछ चैरिटेबल लोग थे, वो लोग भी फंड रेजिंग में मदद करते थे। तो वो तो 300-400 मिलियन जो भी इकट्ठा करते होंगे, सपोज 800 मिलियन भी, उससे उनकी ये लड़ाई चलती रही। लेकिन सरकार तो ड्रग मनी से नहीं चल पाएगी। अब इसके लिए देखिए, अब आपको अगर देखना होगा बजट पे, तो सिर्फ अफगान डिफेंस फोर्सेस पे अमेरिकियों का करीब 3-3.5 बिलियन डॉलर हर साल खर्चा होता था। ऑफकोर्स तालिबान ये कहता है कि भाई अब तो जब सुलह हो गई तो इतने बड़ी मिलिट्री की जरूरत नहीं है, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। भाई खर्चा जरूर, लड़ाई का जरूर बढ़ जाएगा, बट वो 3 लाख जो सोल्जर्स थे, उनकी सैलरी भी तो मिलती थी, उनका भी तो परिवार चलता था, तो वो तो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, या उनको कहाँ अब्जॉर्ब करेंगे। और अगर मिलिट्री बनाएंगे, अगर अफगान नेशनल आर्मी को दोबारा बनाएंगे, उसमें फिर तालिबान के फाइटर्स को भी लगाएंगे, तो वो तो नंबर स्वेल करेगा। तो उसके लिए तो और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। और युद्ध ही सिर्फ एक खर्च तो नहीं है सरकार का, नो, और भी जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और पूरे सरकार चलाने का जो खर्चा है, वो भी करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है विदेशों से आता था। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो एड से बन रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान का भी काफी बड़ा रोल था। एजुकेशन में, पढ़ाई में, रूरल डेवलपमेंट में, स्कूल चलाने में, हर चीज में। सो ये जो डिपेंडेंस है अफगानिस्तान की, वो कम नहीं हुई है, वो बढ़ी है ऑन फॉरेन एड। अगर ये रुक जाएगा तो आपने सत्ता तो ले लिया बंदूक के सहारे, लेकिन आप सरकार कैसे चला पाएंगे? भाई एक ही चीज वो सरकार में चला पाते हैं बड़ी अच्छी तरह से, वो है रेडी जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम उनका अच्छा है, बिकॉज उसमें ना कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, वकील की जरूरत नहीं है, वो सीधा किसी का हाथ काट देते हैं, किसी को चाबुक लगा देते हैं, इस तरह का वो कंगारू कोर्ट चलाते हैं अपने गाँव में। तो उसके अलावा गवर्नेंस के और कोई भी उनके पास ना तो इंस्टीट्यूशन है, ना कोई सामर्थ्य है, और ना एक्सपीरियंस है। और इसको समझते हुए ही उन लोगों ने कल वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया परसों, तो उसमें ये अपील किया लोगों को कि भाई सारे संस्था, जितने भी सरकार के लोग थे, इनसे हम रिवेंज और बदला नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग अपने अपने काम पे वापस लौट जाइए। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि सारे इन संस्थाओं को एक ही बार खत्म कर दें और फिर दोबारा बनाएं, तो वो चाह रहे हैं कि अभी वो चलता रहे जो सिस्टम था पहले, उनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस आए कि भाई तालिबान हमें मारेगा नहीं, और फिर धीरे धीरे शायद अपने लोगों को लाएंगे। बट ऊपर का स्ट्रक्चर जो सरकार जो कहते हैं सुप्रीम काउंसिल या हेड ऑफ स्टेट, वो सब तो वो बदल देंगे बहुत जल्दी, वो 1-2 दिनों में हमें नतीजा मिल जाना चाहिए जी। अब आई थिंक उसमें ये बहस हो रही होगी कि किसको कितना हिस्सा मिले। वो एक बहुत ही बड़ी आफत होती है अफगानिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कि बिना कोalition के वहां सरकार एक तो चल नहीं पाती है, और उस कोalition का जो फॉर्मूला है वो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। तो किसका नेगोशिएटिंग पावर बेहतर है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, वो उतना शेयर चाहता है, तो वो रस्साकसी अभी भी चल रही होगी। सर ये बताइए कि अफगान सेना 3-3.25 लाख की थी, ये लोग 70-80 हजार लोग थे। क्या अफगान सेना सिर्फ भूखे रहने के डर से उसने समर्पण कर दिया, या जो पिछले 1-1.5 महीने से कहा जा रहा था कि पड़ोसी देश अगर कुछ फंडिंग करें तो हालात किधर जाएंगे, तो आखिर वजह बड़ी क्या थी? अफगान सेना ने क्यों इतनी जल्दी हाथ छोड़ दिए, और वो भी तब जब अमेरिका 20 साल से उनको फंड कर रहा था, सिखा रहा था। एक आपने शब्द बहुत इंटरेस्टिंग कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट लेकिन नहीं थे उनमें, अफगानी सेना में। आपको क्या लगता है कि क्यों उतनी जल्दी उन्होंने सरेंडर किया? उसके अब देखिए कारण तो उसके बहुत सारे हैं। पहला, एक तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये गलती थी, बट जो भी पहले की थिंकिंग थी और जो पॉलिसी थी
कि आप साउथ एशिया में अफगानिस्तान में एक मिलिट्री बना रहे हैं और उसको नेटो और अमेरिकन मिलिट्री के मॉडल पे अगर आप बना दीजिएगा तो वो अफगानिस्तान क्या उससे भी बड़े बड़े देश में भी नहीं चल पाएगा, जो कि बहुत हेविली डिपेंडेंट है, कैपिटल इंटेंसिव है एक तो। अब जैसे एक अमेरिकी सोल्जर को वहां रखने का 1 साल का खर्चा करीब $1 मिलियन आता था। हमें $1 मिलियन हो गया कितना, 8 करोड़ रुपए। अब उसका कोको कोला भी दुबई से हेलीकॉप्टर से आता था, उसके लिए हैमबर्गर भी कहीं और से आता था, पानी तक ताजिकिस्तान से फ्लाई करता था जहाज से। तो इस तरह के कॉस्ट जो स्ट्रक्चर थे वो अनसस्टेनेबल थे, और इसीलिए, और अब $3 बिलियन देखिए 3 लाख की सेना के लिए बहुत बड़ा सम है। अगर उसको साउथ एशियन स्टैंडर्ड से मिलिट्री चलती, इवन इंडियन स्टैंडर्ड्स से, तो वो खर्चा शायद आधे से भी कम होता। लेकिन खैर पैसा आ रहा था तो लोगों ने कभी ध्यान ज्यादा दिया नहीं ये रिस्ट्रक्चरिंग करने पे। दूसरा, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा निर्भर थे और अमेरिकन सपोर्ट पर। दैट मीन्स ड्रोन्स होना चाहिए, हवा में उनकी नजरें होनी चाहिए, उन्हें आईज इन द स्काई कहते हैं, एवैक्स होना चाहिए, फाइटर सपोर्ट होना चाहिए। अब तालिबान तो आ रहा था मोटरसाइकिल पे, 10-10, 20-20 लोग। अब उस 20 लोग को अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए आप B-52 बॉम्बर की इंतजार तो नहीं करेंगे ना, वो तो आपको सामने सामने लड़ना होगा। और कुछ ट्रेडिशन है कि अफगानिस्तान में फ्रंटल वॉर कभी नहीं होता है, और डील मेकिंग ट्राइबल एल्डर्स का बहुत बड़ा है। तो जब यहाँ पे जब ये लोग बात कर रहे थे अफगान सरकार, उस समय तालिबान यहाँ के ट्राइबल एल्डर्स के थ्रू मैसेज भेज रहा था, ब्राइब कर रहा था, खरीद रहा था कि देखो हम तुम लोगों को माफ कर देंगे, तुम क्यों लड़ रहे हो, अब हम तुम्हारी जान बख्श कर देंगे, तुम अपने घर जाओ। ये सरकार तो आपको पता है जाने वाली है, अमरीकियों ने और सबने अपना पल्ला झाड़ लिया है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। सो इस तरह की डिमोरलाइजेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से उनको सॉफ्टन किया गया। तो इसीलिए जब तालिबान के फाइटर्स आए तो देखिए आप, रेजिमेंट्स कोर कमांडर्स लोगों ने सरेंडर कर दिया। गवर्नर 3 लोग बदख्शान में गए तालिबान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के भाग गया हेलीकॉप्टर से। तो इस तरह का जब मोराल हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लगाव नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो, बिकॉज वहाँ इलेक्शन का भी उसमें असर था, इलेक्शन बड़ा डिस्प्यूटेड था, उसमें घनी साहब को वोट सिर्फ 10,000 की बढ़त थी जिसके बेसिस पे वो थे, तो लेजिटिमेसी की काफ़ी डेफिसिट थी, और इन सब कारणों से ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। सर एक चीज और बताइए कि साहब, बाइडेन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या सचमुच बाइडेन विफल हो गए, या इससे अच्छे लोगों को अब ट्रंप ज्यादा अच्छे नजर आने लग गए हैं? बाइडेन की एकदम से विफलता क्या उनकी, वो उसको देख नहीं पाए, उनको विश्वास नहीं रहा कि उनको वो सोच नहीं पाए कि अफगानी सेना इतनी जल्दी सरेंडर कर देगी और बहुत बुरा हाल हो जाएगा? और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाइडेन की काफी निंदा होने लगी है। जी, ये निंदा इसलिए हो रही है क्योंकि इमेजेस जो आ रहे हैं वो अभी है। तो जब भी ऐसा होता है कि इस तरह के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में सरकार बदलती है तो उसमें फिर पॉलिटिक्स भी आ जाता है। अब रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को गाली दे रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में बाइडेन की उतनी बड़ी गलती नहीं है। ये जो किस्सा है अफगानिस्तान का, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो दोहा डील किया गया, ये किसने करवाया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उनके एनवॉय थे ज़ल्मै खलीलजाद साहब। ये डील फरवरी में 2020 में हुआ, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि ये 2019 के सितंबर में ये डील रेडी था विड्रॉल। ट्रंप साहब ने तालिबान डेलीगेशन को कैंप डेविड बुलाया था और तालिबान ने कहा कि नहीं, हम वहां जाके साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम पे आप लोग प्रेशर डालेंगे कि सीज फायर करो एक्सेट्रा, तो आप पहले दोहा में ये डील साइन कर लो, तब हमारी डेलीगेशन जाएगी। वो भी अड़ गए। उसके बाद अमेरिकियों को याद पड़ा कि अरे भाई ये तो जब आ रहे हैं, ये सितंबर की बात है, पहले वीक में, ये तो बड़ा बुरा ऑप्टिक्स होगा कि 9/11 के ठीक पहले
हम लोग तालिबान से मिल रहे हैं, कैंप डेविड में अमेरिकी प्रेसिडेंट, तब शायद ट्रंप साहब ने उसको ट्वीट करके बोला कि मैं कैंसिल कर देता हूं, दिस डील इज ऑफ, और मैं वी विल फाइट एटसेट्रा। बट वो 3 महीने उनका वो टर्म बचा था, गर्म मिजाज रहा, उसके बाद फिर ठंडे हो गए, फिर फरवरी तक तो उन्होंने डील कर दिया। लोग ये भूल रहे हैं अभी जब वो पॉलिटिक्स ओवरटेक कर गया है कि अगर ट्रंप की सरकार रहती तो इस एग्रीमेंट के तहत ये विड्रॉल 1 मई 2021 को समाप्त हो जाती। वो तो रिव्यू के कारण 2 महीने डिले हुए, और उस वक्त भी माहौल यही होता, they would have been no different, because आपने तो तालिबान को पहले ही ओहदा दे दिया था गवर्नमेंट इन एग्जाइल का थ्रू दैट एग्रीमेंट, और जो काबुल की गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल आपने लेजिटिमेसी खत्म कर दी थी। बाइडेन साहब का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कहा कि हमने जो ट्रंप के एग्रीमेंट हैं उसको हम मानेंगे। अब इन बाइडेन के नजरिए से देखिए, वो जनवरी में ज्वाइन करते हैं, उनका डेडलाइन है 1 मई को ये एग्रीमेंट खत्म होना है और इम्प्लीमेंट होना है। तालिबान उधर शोर कर रहा है कि भाई अगर अमेरिका ये एग्रीमेंट नहीं मानेगा तो जिहाद दोबारा शुरू होगा और हम इसके जिम्मेवार नहीं होंगे। तो उनके पास विंडो है 3 महीने का, उसमें रिव्यू भी करना है और डिसाइड करना है कि रहें या नहीं रहें। अब उनके लिए परिस्थिति बड़ी मुश्किल थी कि वो ट्रंप के एग्रीमेंट को माने तब भी डिजास्टर है, और दोबारा जंग शुरू कर दें वो लोग फिर क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई 20 साल के बाद तो ये वॉर लॉन्गेस्ट एवर और अनएंडिंग वॉर जिसको कहते हैं वो खत्म हो रहा है, उसको आपने दोबारा चला दिया। तो अब पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में अभी 70% लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं विड्रॉल का, कि हम और नहीं अपने बच्चों की खून वहां बहाना चाहते हैं, हमें कोई टेरर से अभी खतरा नहीं है। ये CIA का भी असेसमेंट था कि वहां पे अलकायदा वगैरह अब दोबारा सम्मिलित नहीं होगी और हमारे थ्रेट बहुत दूर हैं अभी। तो ये सब पॉलिसी डिसीजन में इनपुट्स थे, उस पे इन्होंने कहा। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको अच्छी तरह से करते। तो फरीद ज़कारिया ने बड़ा अच्छा कहा है कि देयर इज नो एलिगेंट वेइंग ऑफ डिफाइनिंग अ डिफीट। जब आप हार गए हैं और आपको जाना है तो आप उसको कैसे करेंगे। अब जब जाते जाते जो वहां की जो सरकार थी उसको भी आपने उसकी मिट्टी पलीद कर दी है, तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो अब इसमें बाइडेन साहब को लोग क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बट बाइडेन ने 2010 की बात है, 2010 में जब ओबामा ने सर्च किया अफगानिस्तान में, तब भी बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके खिलाफ थे। वो हमेशा कहते आए हैं कि मैं ये वॉर खत्म करूंगा। अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा, जब प्रेसिडेंट बने उसके बाद बोला। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अनएक्सपेक्टेड ये था कि प्रिपेयर्डनेस जो सरकार में होनी चाहिए थी अफगान सरकार में, वो नहीं थी, इसके कारण वो कोलैप्स हुआ। और इसलिए ये जो इमेजेस आ रहे हैं, अब इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइडेन के सर पे मढ़ा जा रहा है। जी, अब सर एक चीज कही जा रही है, वो ये है कि भारत की स्थिति को लेकर के, क्या भारत को तालिबानियों से जो पहले बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ये भी बहुत साफ नहीं है, लेकिन क्या उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए और भारत के इंटरेस्ट कैसे आज के हालात में सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, मैं खुद आर्ग्यू करता था कि हमें तालिबान से पिछले सितंबर तक, मतलब 2020 सितंबर तक, जब तक के तालिबान और अफगान गवर्नमेंट साथ बैठे नहीं, मैंने खुद पब्लिकली कहा है कि इस वक्त हमें उनसे पब्लिकली इंगेज करने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मली तो मैं खुद गया था मॉस्को। जब मॉस्को फॉर्मेट की पहली मीटिंग हुई तो मैं और मेरे कॉलीग हैं TC राघवन, हम दोनों को भेजा गया था। वहाँ भी तालिबान का डेलीगेशन था, स्तनज़ाई वगैरह सब थे। उनसे इनफॉर्मली बात भी हुई और हमने कहा था कि हम तो ऑफिशियल नहीं हैं, बट आपकी बात हम सुनेंगे और हम दिल्ली में सरकार को बता देंगे। तो उस तरह का, और मेरे हिसाब से जबकि सरकार ने इसका कोई पुष्टिकरण नहीं किया है, मैं सोचता हूं कि इनफॉर्मल लो लेवल कॉन्टैक्ट्स तो जरूर होंगे। देखिए, वो हम हमेशा पहले भी बोल रहे हैं कि हम हर सारे स्टेक होल्डर्स को, हर पार्टी को अफगानिस्तान में से रीच आउट कर रहे हैं, और
आई डोंट थिंक इसमें आइडियोलॉजिकल कोई पोजीशन लिया गया है अगेंस्ट तालिबान। हमारी प्रॉब्लम तालिबान से दूसरी है कि वो पाकिस्तानियों का एक प्रॉक्सी है। तो वो जो मैं कल किसी को मैं बता रहा था कि देखिए हमारी प्रॉब्लम इज नॉट तालिबान, आवर प्रॉब्लम इज पाकिस्तान, कि पाकिस्तान इज यूजिंग देम एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लेकिन अब क्या इसको हम बिल्कुल छोड़ दें या उनको एंगेज करें, पता करें कि उनको हिंदुस्तान की तरफ उनका रुख कैसा होगा? अगर ये सरकार मिली जुली सरकार बनाती है और इंडिपेंडेंट सरकार बनाती है, नो, जो अपनी सॉवरेंटी को माने, बिकॉज 1996 और 2001 में जो सरकार बनी थी उसमें तो खैर पाकिस्तानी जनरल भी बैठे रहते थे उनकी कैबिनेट मीटिंग में और उनके मिलिट्री के ऑफिसर्स। ऑफ कोर्स अफगानी ड्रेस में तो किसी को पता नहीं चलता था, तो बट ये तो तालिबानियों ने अपने किताब में भी लिखा है कि कैसे वो कंट्रोल करते थे। इस बार बिकॉज ये मिली जुली सरकार बनेगी, शायद तालिबान भी सीख चुके हैं कि अगर सिर्फ एक देश पर वो निर्भर रहेंगे तो उनको ना लेजिटिमेसी मिल पाएगी, ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी और ना अफगानिस्तान में उनका एक्सेप्टेंस होगा। बिकॉज सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे ये होता है कि हम पाकिस्तानियों के गुलाम तो नहीं हैं, ये अफगानियों में ये बहुत बड़ा एक भाव है और इसका हिस्टोरिकल रीजंस है, अभी मैंने उसमें नहीं जाना चाहता हूं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और अगर आप पाकिस्तान की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है किसी भी अफगान का, तो वो अफगान की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बड़ी खत्म हो जाती है वहां पे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कि अगर वो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको, जैसे आप कह रहे हैं ईरान ने, चाइना ने, रशिया ने कहा है कि हम आपसे बिजनेस करने को तैयार हैं, अभी रिकग्निशन की बात नहीं की है, कहीं वी आर विलिंग टू वर्क विथ यू, तो वो भी लगभग बराबर ही हो गया। हाँ, वो बराबर ही है, बट दोनों में लीगल टेक्निकल फर्क हो जाता है। तो हिंदुस्तान को भी शायद अब वक्त आ गया है कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस लेवल का एंगेजमेंट रखें, कैसे करें। और अब तो खैर बिल्कुल खुलेआम बात करना चाहिए, जबकि हमारे जितने दोस्त लोग हैं, वहाँ की सरकार है, प्रेसिडेंट करजाई हैं, जब खुद बात कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई झिझकने की अब बात नहीं है। हमें तो उन्हें बताना चाहिए कि एज सार्क के मेंबर हैं और हम साउथ एशिया में, हमारा रीजन है, हमारा जो रिलेशनशिप है जो पीपल सेंट्रिक है, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। और ये तालिबान ने भी बहुत बार कहा है पिछले 1 सालों में कि पहले की कश्मीर से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने, कुरैशी साहब ने जब ये मुद्दा उठाया था तो तालिबान के स्टेट स्पोक्समैन कॉन्ट्रडिक्ट किया था पब्लिकली इमीडिएटली। फिर कहा है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो भी अफगान लोगों के लिए कर रहा है, जैसे एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, वो सब करता रहे, उनकी ज़रूरत है। और आपको शायद याद होगा कि जब तालिबान की पहली सरकार थी तब भी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, जब हमने उनको मान्यता नहीं दी थी, तब भी काबुल से अमृतसर फ्लाइट चलती रही थी। ये सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि भाई हिंदुस्तान, एक तो काबुल में अगर आप रहिएगा तो हिंदुस्तान इज अ मैजिकल वर्ड, उनके लिए आमूद इंडस नदी के उस तरफ हमेशा हिंदुस्तान ही उनको नजर आता है हिस्टोरिकली। प्लस वो मेडिकल के लिए आना चाहते थे और वो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर उस समय की सरकार ने भी मान ली थी और वो आने दिया था। जी सर, एक चीज जो मैं फिर कहूंगा कि आप क्योंकि अफगानिस्तान को इतना ज्यादा जानते हैं, रहे हैं, देखा है, अफगानी लोग, जो अफगानी आवाम है, वो पाकिस्तान से मैंने सुना है कि वो प्यार नहीं करती है, प्यार के वहां के लोगों से बहुत वो उसका पाकिस्तान ना हिंदुस्तानी हाँ हाँ वाला होता है साथ साथ। आपको क्या लगता है कि ये अभी भी उस तरीके का गेस्चर वहां है? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट इंडिया, जो जबकि हम सबसे बड़े डोनर भी नहीं थे वहाँ, वी वर क्लोज पार्टनर, बट हमारा पब्लिक ओपिनियन रेटिंग में सबसे ऊंचा रहता था। ये इसलिए रहा क्योंकि एक तो हमारी बड़ी न्यूट्रल पॉलिसी रही, हम कभी भी वहाँ की विजेता कौन हो उनके पॉलिटिक्स में कभी भी दखल नहीं लिया। बाकी होता क्या है, अफगानिस्तान की ये समझिए मिसफॉर्चून है कि ऐसा लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिक, लेकिन उसमें अफगान के जो सिटीजन हैं वो बेचारे बुजकशी का खेल बन गया है इन दिस
ग्रेट गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो उसमें लोग, अफगान लोगों पे कभी ध्यान जाता ही नहीं है। वो सब देखते हैं कि भाई चीन का फायदा हो रहा है या रशिया का फायदा हो रहा है या ईरान की क्या गेन हो रहा है। तो हम लोगों ने काफी पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज रखी थी, उसके कारण ये था। और मुझे तो ये मालूम है कि क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, तालिबान के लोग भी देखते हैं, उनके फोन में सब। आजकल तो स्मार्टफोन है, 96 में नहीं था, अभी तो सारे के सारे। तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है काफी इम्पोर्टेंट है, और हमारा कल्चर काफी मिलता जुलता था, तो वो तो रहेगा। और इसलिए, और पाकिस्तान से जो प्रॉब्लम है, एक तो हिस्टोरिकल है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो भी पैदा हुआ है 75 में, हम तो अफगानिस्तान नेशन 200 साल पहले अहमद शाह अब्दाली ने बना दिया। फिर ये 1947 से ही बनना शुरू हो गया। बहुत लोग इसको कश्मीर वगैरह से जोड़ते हैं, वो बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तब उस वक्त आपको पता है कि फाटा रीजन, जो भी पश्तूनों का प्रधान है, वहाँ सबसे ज़्यादा बड़े ट्राइब वही हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो फ्रंटियर गांधी, वो आए थे गांधी जी के पास, उन्होंने कहा जब यहाँ डिसीजन हो गया कि भाई पार्टीशन होगा और उसमें फाटा भी पाकिस्तान में जाएगा, तो उन्होंने बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड कहा था, दर्दनाक है एक्चुअली, कहा था कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। कांग्रेस के नेताओं को कहा था कि हमें आपने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। फिर उन लोगों ने कहा कि हमें तो चाहिए आज़ादी दीजिए, कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे पाकिस्तान से, बट वो अंग्रेजों ने माना नहीं। तो काबुल की सरकार ने 1947 में पाकिस्तान को मान्यता नहीं दिया एज इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, यहां तक कि यूएन में, बिकॉज अफगानिस्तान तो पहले से यूएन का मेंबर था, जब ये यूएन मेंबरशिप अप्लाई किए तो उन्होंने अपोज किया था उसे। तो ये सब चीजें, और ड्यूरेंट लाइन का तो किस्सा पता ही है। ड्यूरेंट लाइन का विवाद तो है ही, वो तालिबानी भी तो नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, कोई पश्तून नहीं मानता है, बिकॉज वो पश्तून हार्टलैंड को ही डिवाइड कर देता है ना, जिसके कारण 15-16 मिलियन पश्तून अफगानिस्तान में है और 30 से 35 मिलियन पाकिस्तान में है। तो उस तरह से देखिएगा तो पश्तूनों का ज्यादा संख्या पाकिस्तान में है। लेकिन बिकॉज फैमिली रिलेशंस हैं, आना जाना है, हजारों लोग रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो बॉर्डर को मानते नहीं हैं। बिकॉज वो तो कहते हैं कि हमारा आमू दरिया तक इंडस वैली तक, अटक तक वो कहते हैं कि हमारा है, ये अफगान है, पेशावर, क्वेटा सारा हमारा है, ये तो अंग्रेजों ने ले लिया था। और जो संधि की थी उन लोगों ने, वो ड्यूरेंट की लाइन की जो ट्रीटी बनाई थी, वो कहते हैं वो तो 100 साल के लिए थी, वो तो खत्म हो गई 1993 के बाद। तो अब क्या ड्यूरेंट लाइन है? ये तो अब हमें बात करना चाहिए कि ये हिस्सा हमारे वापस आए। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल झंझट और झगड़ा है जो कि चल रहा है। जी, आपने बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे एस्पेक्ट को बहुत सारा साफ किया। बहुत बहुत आभार किया आपने हमसे इतनी बातचीत की, और फिर इस मुद्दे पर कभी भी या और मुद्दों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।